जय हिंद साथियों, रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले सीरीज के अंदर हम ये देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 25 है, 25 के बाद में दिया गया है 36 है, 36 के बाद में दिया गया है 49 है, 49 के बाद में दिया गया है 64 है, 64 के बाद में दिया गया है 81 और 81 के बाद में पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 25 है। 25 क्या है, तो मेरे भाई आप सभी को याद होगा 25 है 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसी के साथ में आगे देखिए 25 के बाद में है 36 है। 36 क्या है, तो मेरे भाई 36 है 6 का स्क्वायर। इसके आगे देखिए 36 के आगे दिया गया है 49 है। 49 क्या है, तो आप सभी को पता है 49 है 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे देखिए 49 के बाद में है 64 है। 64 क्या है, तो आप सभी को पता है 64 है मेरे भाई 8 का स्क्वायर। फिर आगे देखिए 64 के बाद में है 81। 81 क्या है, तो मेरे भाई ये भी आपको पता है कि 81 है 9 का स्क्वायर। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले यहाँ पर जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा गया है 5 का स्क्वायर 25 है, उसके बाद में लिखा गया है 6 का स्क्वायर 36 है, उसके बाद में लिखा गया है 7 का स्क्वायर 49 है, उसके बाद में लिखा गया है 8 का स्क्वायर 64 है, उसके बाद में लिखा गया है 9 का स्क्वायर 81। अब इसी प्रकार से कंटिन्यू आगे चलेंगे तो 9 के बाद में आता है 10 है, यानी कि यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना होता है, आप सभी को पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 100। अब हमें देखना है कि 100 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 100 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई याद रखना आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। दी गई आकृति में कितने व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम के दूसरे टाइप का प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए। यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई जो ये त्रिभुज दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं वो सभी संख्याएं किसको दर्शाती हैं, क्रिकेटर को दर्शाती है, यानी कि क्रिकेट को दर्शाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो ये वर्ग हमें दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये दर्शाती है हॉकी प्लेयर्स को, ठीक है। यानी कि त्रिभुज के अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये क्रिकेटर को यानी कि क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको दिखाती है, यानी कि उसको पसंद करने वाले हैं उनको दर्शाती है। उसके बाद में जो ये वर्ग है ये हॉकी को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दिखाती है। इसी के साथ में यहां पर जो ये वृत्त दिया गया है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं दी गई है वो किसको दर्शाती हैं, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, तो कैसे देखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए क्रिकेट को पसंद करने वाले किसके अंदर हैं, इसके अंदर है, यानी कि त्रिभुज के अंदर है, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक जो ये त्रिभुज है इसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये किसको पसंद करती हैं, क्रिकेट को पसंद करती हैं। इसके अलावा
यहाँ पर इस वृत्त के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं किसको दर्शाती हैं? टेनिस को दर्शाती हैं। हमसे पूछा गया है कि क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक संख्या हमें दी गई है 17। ठीक है, जो ये संख्या 17 है ये टेनिस वाले व्यक्तियों को भी दर्शाती है और क्रिकेट वाले व्यक्तियों को भी दर्शाती है। और यहाँ पर देखिए जो संख्या 15 दी गई है ये तीनों को दर्शाती है, यानी कि क्रिकेट के व्यक्तियों को भी दर्शा रही है, हॉकी के भी व्यक्तियों को दर्शा रही है और टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों को भी दर्शा रही है। लेकिन इस प्रश्न के अंदर कहीं पे भी हमें हॉकी को छोड़ने का नाम नहीं लिया गया है, यानी कि हम 15 को भी ऐड करेंगे और 17 को भी ऐड करेंगे, यानी कि 15 व्यक्ति प्लस 17 व्यक्ति, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 15 और 17 मिलकर बन जाएगा 32 है। यानी कि 32 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। तो अब हमें देखना है कि 32 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है 32 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में और सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, 60 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। मयंक दाएं छोर से 13वें स्थान पर है जबकि किशन बाएं छोर से 18वें स्थान पर है। मयंक और किशन के बीच में कितने व्यक्ति हैं? मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है मेरे भाई, यहाँ पर ध्यान से देखिए, मिड बराबर हो जाएगा टी माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ठीक है, ये फॉर्मूला है। जब भी आपसे पूछा जाए कि दो व्यक्तियों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी कि मिड का मतलब हो जाएगा मध्य, टी का मतलब हो जाएगा टोटल, एल का मतलब हो जाएगा लेफ्ट साइड और आर का मतलब हो जाएगा राइट साइड। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले को लगाएंगे और इस प्रश्न का आंसर निकालेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए, यहाँ पर अपने को निकालना है मिड, यानी कि मध्य में कितने व्यक्ति हैं ये अपने को निकालना है। टी का मतलब टोटल है, यानी कि यहाँ पर देखिए टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है 60 है। ठीक है, तो टी के स्थान पर रखेंगे 60, उसके बाद में क्या है माइनस है, फिर क्या है ब्रैकेट है, ब्रैकेट में दिया गया है लेफ्ट प्लस राइट है। लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बायां और आर का मतलब हो जाएगा राइट यानी कि दायां। ठीक है, तो बायां हमें दिया गया है यहाँ पर, यानी कि बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, तो आर यानी कि एल के स्थान पर रखेंगे 18
प्लस आर यानी कि राइट साइड यानी कि दाएं छोर से दिया गया है 13वें स्थान पर है, तो आर के स्थान पर रखेंगे हम 13। ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए मिड बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 60, उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 18 और 13 मिलकर बन जाएगा कितना, 31। ठीक है, अब यहाँ पर इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 60 में से 31 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 29 है। यानी कि मयंक और किशन के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, 29 व्यक्ति हैं। अब हमें देखना है कि 29 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर है 29 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना, यदि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से सोल्व कर पाएंगे। और आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के अंदर रीजनिंग के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस टाइप के हर शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, असंगत विकल्प छांटें। यानी कि यहाँ पर इन चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपको असंगत मिलेगा, उसको आपको छांटना है। कैसे, ध्यान से देखिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाएंगे। असंगत छांटने के लिए आपको क्या करना है, इन चारों विकल्पों में से 3 विकल्प तो आपको क्या मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से समान या संगत मिलेंगे, और एक विकल्प आपको क्या मिलेगा, भिन्न, अलग या फिर असंगत मिलेगा। और उस भिन्न या फिर असंगत विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। इस टाइप के प्रश्न को आप फटाफट से सोल्व कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए आपको 1 मिनट देना है। यहां पर देखिए कुछ पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं, तभी आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए, और हर एक लेटर का अपोजिट लेटर आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए जो नए स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता होगा कि अपोजिट लेटर हम कैसे देखते हैं, और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं तो उनको पता है कि अपोजिट लेटर कैसे देखते हैं। देखिए मेरे भाई, जैसे मैं आपको बोल दूँ कि ए का अपोजिट होता है जेड, अब नए स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ए का अपोजिट जेड है, तो सबसे पहले इनका आपको करना है नंबरिंग। जैसे ए का नंबर होता है 1 और जेड का नंबर होता है 26 है। समझना इन दोनों अंकों को यदि हम आपस में जोड़ दें और इनका टोटल योग 27 हो जाए तो समझना ये एक दूसरे के अपोजिट यानी कि विपरीत हैं, और यदि टोटल योग 27 नहीं है तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए मैं आपको बोल दूं कि एम क्या है, एन का अपोजिट है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कि ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का अपोजिट ए होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि एम का अपोजिट एन है और एन का अपोजिट एम है। कैसे है, ध्यान से देखिए। एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, और एन आता है कितने नंबर पर, 14 नंबर पर है। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 13 और 14 मिलकर बन जाएगा 27। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तभी तो बोल रहा हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन ए के अंदर। यहां पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए के अंदर 2-2 लेटर के जोड़े हैं। जैसे देखिए सी क्या है, एक्स का अपोजिट है। ठीक है, फिर देखिए आगे जी क्या है, ये टी का अपोजिट है, और आगे है आई, आई क्या है, आर का अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर 2-2 लेटर का जोड़ा दिया गया है और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक बार आपको और समझा दूं, यानी कि सी का अपोजिट एक्स है और एक्स का अपोजिट सी है। फिर इसी प्रकार से जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट क्या है, जी है। फिर मैंने आपको बताया कि आई का अपोजिट आर है और आर का अपोजिट आई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर बी के अंदर देखिए, बी का अपोजिट होता है वाई और वाई का अपोजिट होता है बी। फिर देखिए आई का अपोजिट होता है आर, आर का अपोजिट होता है आई। फिर देखिए जे का अपोजिट होता है क्यू, क्यू का अपोजिट होता है जे। ठीक है, फिर इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी के अंदर देखेंगे। ऑप्शन सी के अंदर देखिए क्या जे का अपोजिट पी होता है, तो सर जे का अपोजिट पी नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जे आता है कितने नंबर पर, 10 नंबर पर, और पी आता है कितने नंबर पर है, आप सभी को पता है। यानी कि यहाँ पर देखिए जे आता है 10 नंबर पर है और मेरे भाई पी आता है 16 नंबर पर। 10 और 16 मिलकर बन जाएगा 26 है। मैंने बताया था कि जिन दो लेटर यानी कि जिन दो लेटर की संख्याओं का टोटल योग 27 नहीं बनेगा तो वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि जे का अपोजिट पी नहीं है, एल के अपोजिट में क्या दिया गया है, एन। मैंने अभी आपको बताया था कि एन का अपोजिट एम होता है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए
डी क्या है, डब्ल्यू का अपोजिट, तो डी डब्ल्यू का अपोजिट है और डब्ल्यू डी का अपोजिट है। लेकिन फर्स्ट में जो दो जोड़े बन रहे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं बन रहे हैं, तो यानी कि ए और बी दोनों समान है, सी इन दोनों से अलग है। इसी प्रकार से ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में दिया गया है एफ और यू, तो एफ का अपोजिट यू होता है, यू का अपोजिट एफ होता है, ठीक है। फिर क्या है, ई का अपोजिट वी होता है, वी का अपोजिट ई होता है, और एच का अपोजिट एस होता है, और एस का अपोजिट एच होता है, ठीक है। यानी कि ए बी और डी ये तीनों तो क्या है, समान है। यानी कि यहां पर देखिए मैंने बोला था कि तीन समान होने चाहिए, तो ए भी समान है, बी भी समान है और डी भी समान है। अलग कौन सा है, सी, यानी कि असंगत कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई याद रखना, इस यूट्यूब चैनल पर आपको मॉर्निंग के अंदर सुबह 7 बजे क्लास देखने को मिलेगी, उसके बाद में आपको मॉर्निंग के अंदर क्लास देखने को मिलेगी सेकंड क्लास सुबह 11 बजे, और दूसरा हमारा मिशन टारगेट क्लासेज नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको रोजाना शाम को 8:30 बजे, यानी कि शाम को 8:30 बजे आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, तो वहां से जाकर भी आप प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि बी ई एल आई ई एफ को ई बी आई एल एफ ई से कोडित किया जाता है तो बी ए एन ए को कैसे कोडित किया जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई आपके एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व करेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि बी ई एल आई ई एफ को यहाँ पर ई बी आई एल एफ ई कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि बी ए एन ए को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर है बी ई, उसके बाद में है एल आई, फिर क्या है उसके बाद में है ई एफ, ठीक है। और इसको क्या लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पर लिखा गया है ई बी आई एल एफ ई, ठीक है। अब इसको कैसे लिखा गया है तो वो आप समझिए। यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर देखिए इसके अंदर किया गया है क्रॉस मेथड यूज, यानी कि यहाँ पर देखिए जो इस शब्द के अंदर लेटर दिए गए हैं वही लेटर में नीचे भी दिए गए हैं, यानी कि इन्हीं लेटर को क्या किया गया है, एक दूसरे के यानी कि क्रॉस करके लिखा गया है। ध्यान से देखिए यहाँ पर पहले 2 लेटर हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर बी और ई को क्रॉस करके लिखा गया है, यानी कि बी को ऐसे और ई को ऐसे, यानी कि इन दोनों को लेटरों को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। इसी प्रकार से एल और आई को क्रॉस करके लिखा गया है, यानी कि एल को इधर आई को इधर क्रॉस करके लिखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से ई एफ को भी यानी कि ई को इधर लिखा गया है, एफ को इधर लिखा गया है, यानी कि 2 लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। अब यहाँ पर हम आसानी से बता सकते हैं कि बी ए एन ए को क्या लिखा जाएगा, तो आंसर बिल्कुल बता सकते हैं कि बनाना को क्या लिखा जाएगा। यहां पर ध्यान से देखिए क्या है, बी ए एन ए, इसको पूछा गया है क्या लिखा जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 लेटर को क्या किया गया है, क्रॉस करके लिखा गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो बी आ जाएगा इधर, ठीक है, और ए आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद में इन 2 लेटर को क्रॉस करेंगे तो ए आ जाएगा पहले, एन आ जाएगा उसके बाद में। इसी प्रकार से इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो ए आ जाएगा पहले और एन आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में। अब हमें देखना है कि ए बी ए एन किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है ए बी ए एन ये सभी लेटर में दिए गए हैं, ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है कांच में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में और ऑप्शन डी है निर्वात में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर और आलमगिरी कहा जाता है और उसने बीबी का मकबरा बनवाया है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, आलमगिरी भी कहा जाता है, और इन्होंने क्या किया था, अपनी बीवी का मकबरा भी बनवाया था। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। तो मेरे भाई याद रखना औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 के अंदर, ठीक है, ये बातें आप जरूर याद रखना। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व होता है। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी है उच्च होता है, ऑप्शन सी है समान रहता है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है। ऑप्शन ए है जिंक की, ऑप्शन बी है तांबा की, ऑप्शन सी है निकल की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है, जिंक की कलाई की जाती है। तो नए प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन का डाउट कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई आप सभी को बताना है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण कैसा होता है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक और ऑप्शन डी है अनंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण होता है 0। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। रेबीज के टीके की खोज की थी वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो मेरे भाई याद रखना कोशिका की खोज की थी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शोभना नारायण का संबंध इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और इनमें से 4 प्रश्न बनते हैं और चारों प्रश्नों में से एक प्रश्न हर एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। यानी कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर एक शिफ्ट के अंदर इन चारों में से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाता है वो देखिए, यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए मेरे भाई यहाँ पर पूछा जाता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि अच्छन महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। और इसी प्रकार से पूछा जाता है कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो मेरे भाई इन चारों का संबंध है कथक नृत्य या कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से। ठीक है, तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले एक बार इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मापने में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न को पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। ठीक है, तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।